वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने हमारा चैप्टर 6 द ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टार्ट किया था और हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि इंडिया में किस तरह से यूरोपियन कंट्री जो है ट्रेड रिलेशन के लिए इंडिया आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने जो है इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्तुगीज़ ये सब जो है इंडिया में आए ट्रेड के लिए, लेकिन इसमें से जो ब्रिटिश थे उन्होंने बाकी सभी कंट्रीज़ को वापस भेज दिया, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करने दिया। सिर्फ ब्रिटिश का जो है इंडिया में उन्होंने ट्रेड किया। उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के थ्रू जो ब्रिटिश थे वो धीरे धीरे पावरफुल होते गए और इस तरह से उन्होंने इंडिया पर रूल किया। जो ब्रिटिश थे उनका एक थॉट था, उन्होंने जो है एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, वो थी डिवाइड एंड रूल। लोगों को आपस में बांट दो और फिर राज करो, आपस में उनका लड़ाई झगड़ा करवा के और फिर उन पर राज किया जाए। तो ये उनकी एक पॉलिसी थी। आज क्लास नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश जो अन्याय कर रहे थे, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ऑलवेज लिव्ड इन विलेजेस। जो भारतीय है अधिकतर लोग वो जो है गांव में रहते थे। द चीफ सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम वाज एग्रीकल्चर रेवेन्यू। गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स था, जो इनकम उनको जहाँ से सबसे ज़्यादा मिलती थी, वो था एग्रीकल्चर रेवेन्यू, यानी कि कृषि से जो भी उनको आय होती थी कर वगैरह लेकर टैक्सेस के थ्रू, वो उनकी सबसे ज़्यादा इनकम का एक स्रोत था। With a view to maximize the income from agriculture, the British government imposed heavy taxes on the farmers. उन्होंने जो है देखा कि इनकम का जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है वो एग्रीकल्चर से मिलता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने जो है फार्मर्स यानी किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। Point number 2, the British forced the farmers to grow a cash crop called indigo. Indigo means नील, जो हम कपड़ों में लगाते हैं उसको बोलते हैं इंडिगो इंग्लिश में। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया, उन पर दबाव बनाया कि वो अपने खेतों में नील की खेती करें, जो कि एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप मीन्स ऐसी फसलें जिनको हम बेचकर इनकम ज़्यादा कमा सकते हैं। इंडिगो वाज अ ब्लू पाउडर यूज्ड इन इंग्लैंड फॉर डाइंग द क्लोथ्स। जो इंडिगो है, जो नील है, वो एक ब्लू कलर का पाउडर होता था जिसको कि इंग्लैंड में कपड़े डाई करने के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। डाई मीन्स रंगना। The farmers had no need to grow indigo as they needed food grains to feed themselves. जो किसान थे, जो भारतीय किसान थे, उनको जो है इंडिगो को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको ज़रूरत थी फूड की, जो फसलें होती है, जो खाने वाली फसलें होती है, उनको उगाने के लिए, अपने भोजन के लिए उनको उगाने की उनको ज़रूरत थी। They were forced to sell indigo to the British at very low prices. और उनको जो है फोर्स किया जाता था, उन पर दबाव बनाया जाता था किसानों पर कि वो इंडिगो जो उगा रहे हैं उसको ब्रिटिश को वेरी लो प्राइसेस, बहुत कम प्राइस पर उनको बेचें। पॉइंट नंबर 3, ये हमने
2 जो अनजस्टिस हो रहे थे इंडियंस के साथ उनको डिस्कस किया। नंबर 1 हैवी टैक्स उन पर लगाए गए। नंबर 2 इंडिगो की क्रॉप को उनको ग्रो करने का उन पर प्रेशर डाला गया। अब पॉइंट नंबर 3, द कॉटन इंडस्ट्री आल्सो बिकम द विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश। जो कॉटन इंडस्ट्री थी, जो कपास इंडस्ट्री यानी जो कपास की खेती होती थी या जो इंडस्ट्री थी वो भी जो है ब्रिटिश का शिकार हुई। कॉटन नीड हॉट क्लाइमेट टू ग्रो। जो कॉटन है उसको ज़रूरत होती है गर्म जलवायु की, जहाँ पर जलवायु जो क्लाइमेट है जलवायु गर्म होती है वहाँ पर उसको अच्छे से उगाया जा सकता है। ब्रिटेन डिड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। जो ब्रिटेन है वहाँ पर कॉटन को ग्रो नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो वहाँ की जलवायु है वो ठंडी है। बट दे हैड अ ग्रेट डिमांड फॉर कॉटन। लेकिन उनको जो है उनको मीन्स जो ब्रिटेन कंट्री है उसको कॉटन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वहाँ पर जो लोग हैं वो कॉटन की बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे। द ब्रिटिश purchased cotton at a very low price, took it to England, made clothes out of it and shipped them back to India. जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, वो इंडिया से कॉटन को उन्होंने वेरी लो प्राइजेस, बहुत कम प्राइस पे जो रॉ मटेरियल है कच्चा माल है उसको किसानों से ख़रीदा। उसके बाद वो उसको इंग्लैंड लेकर गए, फिर उन्होंने उसके कपड़े बनाए और वापस उनको शिप में लाकर वापस इंडिया लेकर आ गए। यानी कि यहीं से सामान लिया, उसको लेकर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाके उनको बनाया, कपड़े वगैरह बनाए और वापस उन कपड़ों को लेकर इंडिया आए। नाउ दे सोल्ड दीज कॉटन क्लोथ्स एट वेरी हाई प्राइसेस। अब जो है वो इन कॉटन क्लोथ्स को जो इंग्लैंड से बनाकर लेकर आए उनको बहुत ज़्यादा प्राइस पर बेचने लगे। इंडियंस हैड टू बाय दीज क्लोथ्स एज इंडियंस वेरी नॉट अलाउड टू सेट अप देयर ओन मिल्स और फैक्ट्रीज इन देयर ओन कंट्री। इंडियन जो लोग हैं उनको जो है ये कपड़े खरीदने होते थे, इसके लिए जो है उनको अलाउ नहीं था कि वो कॉटन इंडस्ट्री में अपनी कोई फैक्ट्री डाल सके या अपना कोई सेटअप वो बना सके। तो इस तरह से जो कॉटन इंडस्ट्री है वो भी ब्रिटिश की विक्टिम हुई। पॉइंट नंबर 4, द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड ऑल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश थे वो इंडिया के जो भी रिसोर्सेज हैं सभी को वो जो है एक्सप्लोर कर वो उनका शोषण कर रहे थे। दे रूल इंडिया टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ दीज रिसोर्सेज। वो इंडिया पर इस तरह से रूल कर रहे थे कि जो भी इंडिया के रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका बेनिफिट यानी कि उसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द ब्रिटिश मेड अ लॉ टू एक्वायर मोर किंगडम्स। ब्रिटिश ने ऐसे लॉज, ऐसे जो है कानून बनाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को जो है उस पर कब्जा कर सके। दिस इज कॉल्ड टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ किंग डाइड विदाउट अ मेल चाइल्ड, हिज किंगडम वुड बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई राजा जो है वो मर गया लेकिन उसका कोई भी मेल चाइल्ड यानी कि उसका कोई बेटा नहीं है, बेटी है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश के टेरिटरी में जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह के उन्होंने कुछ रूल्स बनाए और इंडिया के साथ जो है बहुत सारे उन्होंने इनजस्टिस किया। किसानों के साथ खेतों में उनको हैवी टैक्स लगाया, जो फसलें वो उगाते थे उसमें जो उनके फूड क्रॉप्स थी उनकी जगह कैश क्रॉप को उगाने के लिए उन पर प्रेशर डाला। ऐसे ही कॉटन इंडस्ट्री में हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल लेकर
इंग्लैंड जाकर कपड़ा बनाकर वापस आकर यहीं बेचते थे। और हमें जो है कपड़े बनाने की जो फैक्ट्री है उनको भी सेटअप करने की परमिशन नहीं थी। जितने भी इंडिया के रिसोर्सेज थे उनको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वो फ़ायदा अपने लिए कर सकते थे उनसे उन्होंने लिया। और इस तरह के रूल बनाए कि जो भी राज्य है वो ऑटोमेटिकली उनमें उनके अधीन हो जाएंगे। जैसे एक रूल तो ये है कि अगर कोई राजा मर गया लेकिन उसका कोई बेटा नहीं है तो वो राज्य उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये जो हमने अभी रूल देखा, जो लॉ था, ये है एक झांसी जो है एक जगह है। आपने पोएम भी पढ़ी होगी झांसी की रानी। वहाँ पर ये रूल जो है अप्लाई हुआ और जो वहाँ की रानी थी, जिनको हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी किंगडम को उनको ना देकर उनसे लड़ाई की, उनसे युद्ध किया, लेकिन वो हार गई। तो इस तरह से जो झांसी है वो ब्रिटिश की टेरिटरी में चला गया था। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे कि जो ये सारे इनजस्टिस हो रहे थे इंडियंस के साथ, इसका इंडियंस ने कैसे आंसर किया, किस तरह से उन्होंने उनका विरोध किया या रिवोल्ट किया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।